साल 1901 ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक 10 साल का लड़का अपने भाई बहनों के साथ मसूर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उन्हें स्टेशन पर उतरे काफी देर हो गई थी, पर उन्हें अब तक कोई लेने नहीं आया था। धीरे धीरे अंधेरा ढल रहा था और उस बच्चे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्हें अकेला देखकर स्टेशन मास्टर उनके पास आता है और पूछता है, सब चले गए, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इस पर वो 10 साल का लड़का जवाब देता है कि उन्हें कोरेगांव जाना है और वो अपने पिता या उनके चपरासी के आने का वेट कर रहे हैं। उनके कपड़ों और हाव भाव देखकर स्टेशन मास्टर को लगता है कि वो बच्चे किसी ऊंची जाति के होंगे। वो मुस्कुराकर उनसे बातें करने लगता है, लेकिन तभी उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि ये बच्चे अनटचेबल मानी जाने वाली महार जाति से बिलोंग करते हैं। उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं, मुस्कान गायब हो जाती है और वो सीधे मुड़ता है और उन्हें इग्नोर करके तुरंत वापस अपने कैबिन में चला जाता है, जैसे कि वो बच्चे वहां थे ही नहीं। इसके बाद एक एक करके बैलगाड़ी वाले भी उन्हें ले जाने से मना कर देते हैं। सिर्फ उनकी जाति की वजह से कोई भी उन्हें बिठाने को तैयार नहीं होता। आखिर में एक गाड़ी वाला इस बात पर राजी हुआ कि वो दोगुने पैसे लेगा, लेकिन बैलगाड़ी वो नहीं चलाएगा। मजबूरी में उस लड़के और उसके भाई बहनों को ही बैलगाड़ी चलानी पड़ी। एक तरफ रात बढ़ रही थी और दूसरी ओर उन बच्चों का प्यास से गला सूख रहा था। उस 10 साल के लड़के ने जब रास्ते में एक झोपड़ी देखी तो पानी लेने के लिए उतर गया, लेकिन तभी बैलगाड़ी वाले ने उससे कहा, चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम उससे ये कहते हो कि तुम मुसलमान हो तो शायद पानी मिल जाए। उस लड़के ने चुंगी वाले से पानी मांगा और पूछने पर खुद को मुसलमान बताया, लेकिन शायद चुंगी वाले को आभास हो गया था कि ये बच्चे सो कॉल्ड लोअर कास्ट से है, इसलिए उस लड़के को पानी नहीं मिल सका। उस बच्चे के लिए यह अपमान पहली बार नहीं था। स्कूल में भी उसे हर रोज अपमान भरी नजरों से देखा जाता था। उसके क्लासमेट्स को उसके साथ बैठना तो दूर, उसे छूना तक गवारा नहीं था। हाल ये था कि उसे क्लास में सबसे अलग एक बोरे पर बैठना पड़ता, जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। लेकिन उस वक्त किसी को कहां पता था कि यही लड़का आगे चलकर बैकवर्ड्स एंड दलित्स की वो आवाज बनेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। किसे अंदाजा था कि यही लड़का 4 दशक बाद आजाद भारत का संविधान लिखेगा। आज जब किसी पर जुल्म होता है, जब किसी के हक छीने जाते हैं, तो उसी के लिखे संविधान से न्याय मिलता है, जिसे अछूत कहकर समाज ने ठुकरा दिया था। आइए जानते हैं कहानी उस विजनरी लीडर, महान इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, रेवोल्यूशनरी थिंकर, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की दीवार को सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उसे तर्क, शिक्षा और संविधान के हथियार से तोड़ डाला। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वो अपने माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमा बाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका परिवार उस समय की हिंदू सोसाइटी में अनटचेबल मानी जाने वाली महार जाति से था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमडवे गांव के रहने वाले थे। भीमराव के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवा करते आ रहे थे। उनके पिता रामजी सकपाल भी भारतीय सेना की महू कैंटोनमेंट में सर्विस दे रहे थे और सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। भीमराव के जन्म के 2 साल बाद वो रिटायर हो गए और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के सतारा चले गए। इतने बड़े परिवार का गुजारा उनकी पेंशन से नहीं हो पा रहा था, इसलिए भीमराव का बाकी परिवार तो सतारा में ही रहा, लेकिन उनके पिता कोरेगांव में एक कैशियर की जॉब करने लगे। जब भीमराव स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें यहाँ उस चुनौती का सामना करना पड़ा जिसका दंश सैकड़ों पीढ़ियों से उनके समाज को झेलना पड़ रहा था। स्कूल में महार जाति का होने के कारण उनके साथ इनह्यूमेन डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। क्लास में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की परमिशन नहीं थी। स्कूल में अपने साथ वो एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। हद तो ये थी कि वो खुद घड़े से पानी निकाल कर नहीं पी सकते थे। एक चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकाल कर देता था और अगर चपरासी ना हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता। यहाँ तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। उस दौरान यह अपंग मानसिकता आम थी कि इस बिरादरी के लोगों के छूने से कोई अपवित्र हो जाएगा। सैकड़ों सालों से समाज की आंखों पर बंधी भेदभाव की इस पट्टी ने पूरी मानवता को खोखला बना रखा था। इस तरह सोसाइटी ने बचपन से ही भीमराव को खुद से अलग महसूस कराया।
हालांकि स्कूल में सभी लोग इतने क्रूअल नहीं थे। अंबेडकर के स्कूल में कृष्ण केशव अंबेडकर नाम के एक टीचर थे जो ब्राह्मण जाति से होने के बावजूद इस तरह के सामाजिक नियमों को बिल्कुल नहीं मानते थे। कृष्ण केशव अंबेडकर भीमराव की काबिलियत से काफी खुश थे, लेकिन उनके साथ हो रहे इस भेदभाव से उन्हें काफी बुरा लगता था। इसलिए उन्होंने भीमराव को अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया और तभी से भीमराव का नाम भीमराव अंबेडकर पड़ गया। लेकिन सरनेम बदलने से भी कुछ नहीं बदला। उनके साथ छुआछूत का वो भेदभाव जस का तस बना रहा। समाज की क्रूरता झेल रहे भीमराव के साथ प्रकृति ने भी क्रूर मजाक किया। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तभी बीमारी के चलते उनकी मां की डेथ हो गई और चाइल्डहुड में ही उनके सर से मां का साया उठ गया। इसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पिता के इस कदम से भीमराव बेहद नाराज हुए, इसलिए उन्होंने घर से भागकर बंबई जाने का फैसला किया, जहां उनके कुछ जानने वाले मिल में नौकरी किया करते थे। बंबई जाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी बुआ के वॉलेट से पैसे चुराने की कोशिश की। लगातार 3 रातों तक कोशिश करने के बाद जब बुआ का वॉलेट हाथ लगा तो उसमें सिर्फ आधा आना निकला। उन्हें अपनी बुआ की ऐसी हालत पर तरस और अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। वो जहां अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज थे तो वही समाज के जातिगत भेदभाव ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और एक दिन इतना बड़ा बनेंगे कि कोई उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकेगा। यही से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो पढ़ाई में इतने होशियार हो गए कि टीचर उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसे में टीचर ने अंबेडकर के पिता से उन्हें बेस्ट एजुकेशन दिलवाने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद उनके पिता उनके आगे के एजुकेशन और बेहतर फ्यूचर की तलाश में अपने परिवार के साथ बॉम्बे आकर बस गए। यहाँ वो गरीबों की एक बस्ती में एक छोटे से कमरे में रहते थे, लेकिन उनके पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका एडमिशन बॉम्बे के सबसे अच्छे एल्फिनस्टोन हाई स्कूल में करवाया गया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें संस्कृत पढ़ने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो अनटचेबल माने जाने वाली जाति से थे। उन्हें हमेशा लगता कि गांव से शहर आकर भी समाज नहीं बदला है, लेकिन इस सब के बावजूद वो पूरी मेहनत से पढ़ाई में लगे रहे और साल 1907 में भीमराव ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय अर्ली मैरिजेस काफी कॉमन थी, इसलिए 15 साल की उम्र में ही भीमराव की शादी कर दी गई। उनकी पत्नी रमाबाई उस समय सिर्फ 9 साल की थी। भले ही भीमराव की जिंदगी हजारों संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी रमाबाई उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। उन्होंने हर मोड़ पर भीमराव का साथ दिया। वो घर घर जाकर गोबर के उपले बेचकर परिवार के पेट भरने का जतन करती और दूसरों के घरों में काम कर बाबा साहेब की शिक्षा का खर्च जुटाने में मदद करती थी। भीमराव भी उनका इतना सम्मान करते थे कि वो उन्हें पूजनीय मानते थे। भीमराव ने ऐसे ही कष्टों से जूझते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन आगे हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए काफी पैसा चाहिए था, जिसका इंतजाम करना उनके लिए खुद से संभव नहीं था। लेकिन भीमराव इतने काबिल स्टूडेंट थे कि उनके कई वेलविशर्स उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। उनमें से ही एक वेलविशर के जरिए बड़ौदा के गायकवाड़ किंग सयाजीराव गायकवाड़ III ने भीमराव को हायर एजुकेशन के लिए मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी, जिसके चलते भीमराव 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में BA की डिग्री हासिल करते हैं। भीमराव ने अपने सपनों को उड़ान देना शुरू ही किया था कि इस बीच उनके पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई और कुछ समय बाद उनके सर से पिता का साया भी उठ गया। लेकिन इसके बावजूद भीमराव का सफर रुका नहीं। पढ़ाई को लेकर उनका जुनून ऐसा था जिसके लिए वो हर सीमा को लांघने को तैयार रहते थे। साल 1913 में बड़ौदा के महाराजा ने एक स्कीम शुरू की, जिसके तहत कुछ आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाना था। भीमराव का भी इसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी गई कि उन्हें विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल तक बड़ौदा स्टेट में सर्विस करनी होगी। उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और 1913 में वो अमेरिका पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगे। यहाँ पर फ्रीडम एंड इक्वालिटी ने उनकी लाइफ को रीशेप किया। यहाँ कोई उनकी कास्ट के बेसिस पर उन्हें जज नहीं करता था। यूनिवर्सिटी में उनके मेन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी थे। 1915 में उन्होंने यहाँ से MA की
डिग्री हासिल कर ली और अगले ही साल उन्होंने नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी टॉपिक पर पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट कर ली और वो पीएचडी होल्डर बन गए। इकोनॉमिक्स में फॉरेन से डिग्री लेने वाले वो पहले इंडियन थे, लेकिन अंबेडकर इतने पर भी नहीं रुके। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ कोर्स पूरा करने से पहले ही उन्हें जून 1917 में भारत वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक 1914 में शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चरम पर पहुंच चुका था और उन्हें बड़ौदा स्टेट द्वारा मिली स्कॉलरशिप भी एक्सपायर हो गई थी। भारत लौटने के बाद शर्त के अनुसार भीमराव अंबेडकर को स्टेट ऑफ बड़ौदा को सर्व करना था, इसलिए उनकी काबिलियत के दम पर उन्हें गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा का मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। पिछले 4 साल वो विदेश में बिना किसी भेदभाव के रहे थे और अनटचेबल वाली बातों से उनका कोई सामना नहीं हुआ था, लेकिन इतना पढ़ लिख लेने और ऊंची पोस्ट पर होने के बावजूद भारत में उनको उसी छुआछूत के कड़वे सच का सामना करना पड़ा। दफ्तर में उनके साथ काम करने वाला कोई भी उन्हें फाइल्स या पेपर सीधे हाथ में नहीं देता था। नौकर भी उनके डेस्क पर फाइलें फेंक कर जाते थे और उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। सिर्फ उनकी जाति की वजह से उनकी काबिलियत और शिक्षा का कोई सम्मान नहीं था। रहने के लिए उन्हें एक होटल से दूसरे होटल भटकना पड़ता, क्योंकि कोई भी उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था। आखिर में उन्होंने अपनी जाति छिपाने का फैसला किया और एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने लगे। भीमराव को उम्मीद थी कि अपनी नौकरी के जरिए उन्हें कहीं और रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाते, एक सुबह जब वे काम के लिए निकल रहे थे तो कुछ लोग लाठियां लेकर उनके कमरे के बाहर आ गए। उन्होंने उन पर होटल को अपवित्र करने का आरोप लगाया और उन्हें शाम तक वहां से निकल जाने की धमकी दी। भीमराव पूरी तरह से निराश और अपमानित महसूस कर रहे थे। ये घटना उनके जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक बन गई। उन्होंने तय किया कि वो इस भद्दी व्यवस्था को अबॉलिश करके ही रहेंगे। सिर्फ 11 दिन नौकरी करने के बाद वो वापस मुंबई लौट गए और दूसरी नौकरी तलाशने लगे। उन्होंने कभी एक प्राइवेट ट्यूटर, कभी एक अकाउंटेंट, तो कभी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया, लेकिन ये सब तब फेल होता गया जब उनके क्लाइंट्स को पता चला कि वो तथाकथित अनटचेबल मानी जाने वाली छोटी जाति से हैं। इस तरह हर रोज भीमराव अंबेडकर को इस जातिगत भेदभाव के कांटों से गुजरना पड़ता, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और जल्द ही वो मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बन गए। इसके साथ ही वो खुलकर पब्लिक गैदरिंग्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे उनकी एक लीडर के तौर पर पहचान बननी शुरू हो गई। अब तक वो जान चुके थे कि खामोश रहने से अत्याचार या भेदभाव नहीं मिटाया जा सकता। अनटचेबल्स की बात रखने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए सुझाव देने वाली साउथ बोरो कमेटी मीटिंग में भी बुलाया गया। इस दौरान अंबेडकर ने दलित्स एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन की जोरदार वकालत की। बाद में मुंबई से ही उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूकनायक की भी शुरुआत की, जिसमें छुआछूत की परंपरा का उन्होंने जमकर विरोध किया और ये पेपर अनटचेबल मानी जाने वाली कास्ट की आवाज बन गई। इस पेपर के एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा, हमें सिर्फ आजाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए। बिना इक्वालिटी के स्वराज भी गुलामी के समान ही होगा। वो चाहते थे दलितों को ये विश्वास मिले कि उनका अस्तित्व किसी की दया पर नहीं, बल्कि उनके अधिकारों पर टिका है। अपने इन्हीं विचारों के चलते वो काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन अब भी उनके अंदर और नॉलेज हासिल करने की प्यास बाकी थी। वो मानते थे कि एजुकेशन ही वो हथियार है जो समाज से बुराई को मिटा सकती है। यही वजह थी कि आगे और पढ़ने के लिए कुछ लोन और कुछ दोस्तों की मदद से वो 1920 में फिर से लंदन पहुंच गए। यहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से अपनी बाकी की एजुकेशन कंप्लीट की। उन्हें बैरिस्टर एट लॉ डिग्री मिलने के बाद ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में एंट्री भी मिल गई। एजुकेशन को लेकर वो इतने ज्यादा पैशनेट थे कि उन्होंने दर्जनों बड़ी डिग्रियां हासिल की, जिनमें से 4 तो केवल डॉक्टोरल डिग्रीज ही थी। लेकिन इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। अप्रैल 1923 में जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने एक बैरिस्टर के तौर पर काम करने का फैसला किया, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके पास वकालत करने के लिए लाइसेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके पुराने दोस्त एक बार फिर उनकी मदद के लिए आगे आए और उनकी मदद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जून 1923 में एक बैरिस्टर के तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर अनटचेबल मानी जाने वाली जातियों को एजुकेट करने और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मूकनायक के साथ साथ बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता नाम की मैगजीन्स भी पब्लिश करने लगे। इन मैगजीन्स के
अलावा वो लगातार जनसभाओं में हिस्सा लेते रहे, जिसके चलते उनकी बात देश भर में सुनी जाने लगी। वो जल्द ही दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर उभर के सामने आने लगे। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में ब्रिटिश सरकार भी अच्छे से जानती थी, इसलिए साल 1926 में बम्बई के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर दिया। उस समय बम्बई की महाद म्यूनिसिपैलिटी में एक चवदार टैंक था, जिसके पानी को दलित लोग हाथ भी नहीं लगा सकते थे। इस मामले को जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया गया तो सरकार ने दलितों के हक की बात मान ली। कागजों में तो उन्हें यहाँ से पानी भरने का अधिकार मिल गया था, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी रही। इसके बाद 1927 में भीमराव अंबेडकर ने एक जनसभा में जोरदार भाषण देते हुए कहा कि ये बात सिर्फ पानी की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान की है। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ के साथ चवदार टैंक पहुंचकर उन्होंने वहां से पानी पिया। इससे गांव के तथाकथित ऊंची जाति के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने लाठी डंडों से कई दलितों को वहां पीटा। इस घटना ने देश भर में सुर्खियां बटोरी और दलित आंदोलन की आग भड़क उठी। इस घटना के बाद अंबेडकर महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में जनसभाएं कर ऊंची जातियों की श्रेष्ठता पर सवाल खड़े करके दलितों को एकजुट करने लगे। एक सभा के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को ये कहते हुए जला दिया कि ये दलितों के साथ सदियों से होते आए भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। अंबेडकर के इस कदम ने भारतीय समाज को अंदर से झकझोर कर रख दिया। लेकिन डॉक्टर B.R. अंबेडकर यही रुकने वाले नहीं थे। साल 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, जिसके चलते लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की अलग सीटें थी और उन पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यही रास्ता अपनाना होगा। इसलिए साल 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने साइमन कमीशन के सामने मांग रखी कि दलित समाज को कुछ सीटों पर सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलना चाहिए, जिसमें सिर्फ दलितों को उनका नेता चुनने का अधिकार मिले। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। साइमन कमीशन के खिलाफ उस वक्त देश भर में पहले से ही विरोध हो रहा था, लेकिन अंबेडकर फिर भी इसके पक्ष में काम कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ भी रोष भड़क उठा और उन्हें एक नेशनलिस्ट लीडर के बजाय सिर्फ दलितों के नेता के रूप में देखा जाने लगा। अंबेडकर भी अपनी इमेज की परवाह किए बिना अपने काम में लगे रहे। जब उन्हें लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने जातिवाद से तंग आकर 1929 में जलगांव की एक सभा में मंच से खड़े होकर ऐलान किया, अब ज्यादा दिन तक हिंदू बनकर इस समाज में नहीं रहा जा सकता। हमें अगर इस गरीबी और दुर्दशा से बाहर निकलना है तो कोई दूसरा धर्म अपनाना ही होगा। उनकी स्पीच से ऐसा असर हुआ कि कई महारों ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बीच साल 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, जिसका चारों तरफ विरोध हुआ, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसका भी समर्थन कर रहे थे। इसके बाद 1930 में ही लंदन में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अंबेडकर भी शामिल हुए। पहली बार इतने बड़े मंच पर दलितों की आवाज बनकर उनकी ही जाति से निकला कोई शख्स उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। देश में उस वक्त तक जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेता गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे। गांधी जी के बुलावे पर डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे पहली बार 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में मुलाकात की। महात्मा गांधी ने उनसे कहा, मुझे पता चला है कि आपको मुझसे कई शिकायतें हैं। इस पर अंबेडकर बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं करेगा। मैं इस भूमि को अपनी मातृभूमि और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूँ, जहाँ हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बिहेव किया जाता है, जहाँ हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। इस पर महात्मा गांधी बड़े ही रूखे अंदाज में बोले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब से ही दलितों के साथ हो रहे भेदभाव और उनके अधिकारों के बारे में सोचता रहा हूँ। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आप मुझे तब भी उनका हितैषी नहीं मानते हैं। गांधी जी ने आगे कहा, मुझे इसे कांग्रेस के मंच का हिस्सा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े। कांग्रेस ने दलित के सुधार पर कम से कम 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। अंबेडकर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गांधी जी, फिर तो ये पैसा बेकार गया, क्योंकि इससे दलितों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस तरह पहली ही मुलाकात से देश के दोनों बड़े नेताओं के बीच तनातनी की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी वही नेता थे जिन्होंने दलितों को हरिजन का टाइटल दिया था, जिसका मतलब भगवान का सेवक होता है। गांधी जी ने इस शब्द का यूज करके सोसाइटी से दलितों के प्रति भेदभाव को दूर करने और उन्हें समाज में इक्वलिटी दिलाने का प्रयास किया था। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि दलितों के अधिकार के लिए कांग्रेस या गांधी
जी पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, इसलिए उन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। इसके बाद 1931 में लंदन में एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी, लेकिन गांधी जी उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से हिंदू समाज बंट जाएगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर के विचारों से सहमत थी, इसलिए गांधी जी के विरोध के बावजूद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित अन्य माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। गांधी जी इससे काफी नाराज हो गए और विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिससे देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे और उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलने लगी। विरोध इतना बड़ा कि आखिरकार भीमराव अंबेडकर को 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ समझौते के तौर पर पूना पैक्ट साइन करना पड़ा, जिसके तहत दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इससे पहले ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड ने दलितों को अलग वोटर लिस्ट के साथ साथ 2 वोट का अधिकार दिया था, जिसके तहत एक दलित वोटर अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए एक अलग वोट देता था और साथ ही एक जनरल वोटर के रूप में भी वोट कर सकता था। हालांकि इस पूना पैक्ट में दलितों के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में रिजर्व्ड सीट्स की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया और सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुल सीट्स 18% कर दी गई। लेकिन फिर भी इस समझौते के लिए अंबेडकर की अपने ही समाज में काफी आलोचना हुई। चूंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इकोनॉमिक्स में भी ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपनी रिकमेंडेशंस रखी, जिसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल बैंक की इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस पर इन डेप्थ एनालिसिस को पेश किया। उनके स्टडी को कमीशन ने बहुत सराहा और उनकी सिफारिशों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसे बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के रूप में कानूनी जामा पहनाया गया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ऑपरेशनल हो गई। इस दौरान जब बाबा साहेब अंबेडकर समाज की बेहतरी के काम में लगे हुए थे, तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आ गया। 1935 में बीमारी के चलते उनकी पत्नी रमाबाई की मौत हो गई। रमाबाई की मृत्यु पर बाबा साहेब फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा था कि उन्हें मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। पत्नी की मौत के बाद वो काफी अकेले पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 15 सीटें जीती और उन्हें बॉम्बे से मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुना गया। यहाँ से सरकार के भीतर उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई। सरकार में रहते हुए उन्होंने वर्कर्स की हालत सुधारने के लिए कई काम किए। साल 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें 1942 में मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर के रूप में काम किया। इस पद पर रहते हुए अंबेडकर कई लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए। उन्होंने नवंबर 1942 में नई दिल्ली में आयोजित इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7th सेशन में वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया। ये देश भर के सभी वर्कर्स के लिए एक बहुत राहत भरा फैसला था। इस दौरान देश और दुनिया एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते यूरोप की हालत खराब थी और इधर भारतीय नेताओं ने आजादी की लड़ाई छेड़कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ऐसे में देश को एक संविधान की जरूरत थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया गया और भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुनकर असेंबली में भेजा गया। यहाँ उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें 7 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी टीम के साथ 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन डीपली स्टडी किया और उनमें से अच्छे पॉइंट्स चुन चुनकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निकाले गए। इस संविधान को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जोरदार बहस हुआ करती थी और इस दौरान भीमराव अंबेडकर के तर्कों को सुनकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता था। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पर भारतीय संविधान में काफी जोर दिया और इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम मिले। अंबेडकर ने भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिजाइन किया, जहां स्टेट्स को ऑटोनॉमी हो, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग रहे कि देश टुकड़ों में ना बंट सके।
इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट की शक्तियां, गवर्नर सिस्टम, ये सब उनके बैलेंसिंग विजन का हिस्सा थे। उनकी कानूनी समझ, इंटेलेक्चुअलिटी एंड सोशल जस्टिस के प्रति सोच ने उन्हें आगे चलकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि भी दिलाई। बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शामिल किए, जिनमें सबसे प्रमुख जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का प्रोविजन था, ताकि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने लेजिस्लेचर्स में उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एश्योर किया, ताकि उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 को भी ऐड किया गया, जिससे अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए संविधान को लिखा। चूंकि उस समय तक महिलाओं के लिए अधिकार न के बराबर थे, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के अधिकारों को भी जगह दी। उन्होंने महिलाओं को इक्वालिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बराबरी दिलाने के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसका रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या जेंडर कोई भी हो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स का फ्रेमवर्क लार्जली उनकी सोच से ही निकला। इस तरह वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का संविधान बनाने का काम 2 साल और 11 महीने में पूरा हो गया और 26 नवंबर 1949 को उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूवल मिल गया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, जिसे हर साल रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी का ही कमाल था कि जहां भारत ने आजाद होने के केवल 2.5 साल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो वही भारत से अलग हुए पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लग गए। इस तरह अंबेडकर ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देश के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल करने में भी उनका योगदान था। आजाद भारत की पहली सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ लॉ बनाए गए। 1951 में उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उनकी सरकार के साथ ज्यादा नहीं बनी और इसलिए इसी साल उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1952 में देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें अंबेडकर अपनी ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस की लहर के कारण उन्हें अपने ही पर्सनल असिस्टेंट रहे नारायण एस काजरोलकर से हार का सामना करना पड़ा। अंबेडकर के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी वो चौथे स्थान पर रहे। हालांकि इसके अगले ही साल वो राज्यसभा के जरिए फिर संसद पहुंच गए और अपने आखिरी समय तक वो इसी सदन का हिस्सा रहे। वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे। पहली पत्नी की मौत के कई साल बाद उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर नाम की एक ब्राह्मण महिला से शादी कर ली। उन्होंने 1935 में नासिक के येवला में एक जनसभा के दौरान कहा था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यही कारण था कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपनी दूसरी पत्नी और अपने लगभग 3 से 4 लाख फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। अंबेडकर को शुरू से ही किताबें पढ़ने का काफी शौक था। वो हर विषय पर किताबें पढ़ते थे। उन्हें 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस की समझ थी, जिनमें हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती भाषा शामिल थी। नॉलेज के प्रति इसी प्यास की वजह से उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी में दर्जनों किताबें लिखी, जिनमें उनकी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धामा थी। इस किताब को पूरा करने के महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। आज भी उनकी डेथ एनिवर्सरी को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। कभी दलित समाज से होने की वजह से समाज में भेदभाव का शिकार बने भीमराव अंबेडकर ने ऐसा इतिहास रचा कि आज जब किसी के सर पर लाठी की चोट पड़ती है या किसी के अधिकार छीने जाते हैं, तो सामने चाहे सरकार खुद क्यों ना हो, एक आम नागरिक के लिए संविधान और उसके अधिकार उसकी ढाल बनकर खड़े।